Good evening. So we are starting the session on menopause and उससे रिलेटेड ही हम बातें करेंगे। तो या तो पहले थोड़ी सी अवेयरनेस वाली बातें हम कर लें या हम क्वेश्चन आंसर्स पहले ले सकते हैं। सो बट यू आर कंफर्टेबल विद तरुण? अवेयरनेस। अवेयरनेस। सो अवेयरनेस का जो हम अब थोड़ी सी बातें करेंगे तो मैं जनरल कंसेप्ट्स के बारे में ही बात करूंगी अवेयरनेस में। अवेयरनेस में सबसे पहली चीज तो पता है हमें, आपको पता है व्हाट इज मेनोपॉज। जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो दैट इज मेनोपॉज। जो लास्ट पीरियड आ जाता है उसके बाद पीरियड आना बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। एंड उसको लेकिन कभी भी हम ये नहीं बता पाते कि कब मेनोपॉज आने वाला है, विच पीरियड विल बी द लास्ट पीरियड। सो जो लास्ट पीरियड आया उसके बाद आगे पीरियड नहीं आएंगे, उसके बाद हमें पता लगता है मेनोपॉज। लेकिन एंड में 40s 45 के बाद वाला टाइम कई बार पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो जाती है, 2-3 महीने पीरियड नहीं आएगा, फिर पीरियड आ जाएगा, इस तरह की चीजें होने लगती हैं। तो वो जो इरेगुलरिटी होती है, तो इरेगुलरिटी होना इज नॉट अ क्लियर कट कि मेनोपॉज आ ही गया। अगर 6 महीने तक, अगर 1 साल तक पीरियड नहीं आता, तब हम कहते हैं कि हाँ मेनोपॉज हो गया। लेकिन अगर पीरियड 6 महीने रुकने के बाद फिर से ब्लीडिंग स्पॉटिंग कुछ भी आ जाती है, देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। जो इंडिया में एवरेज एज है मेनोपॉज की, दैट इज अप्रोक्सीमेट 47 ईयर्स। लेकिन प्लस माइनस हो सकता है, उससे 2-3 साल पहले भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि उसके कुछ सालों के बाद भी होता है पीरियड मेनोपॉज। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 50, 52, 53, 4 इयर्स तक भी आते हैं, जो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन एवरीथिंग इज फाइन या साइकिल की रेगुलरिटी होने की वजह से वो हमारे लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम उसे नॉर्मल और फाइन मान के रखेंगे। वी शुड डेफिनेटली वी शुड डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट द पेशेंट। अगर 50 के ऊपर चला जाता है, किसी का पीरियड हो रहा है एंड 50 के ऊपर चले जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, दैट इज मस्ट। क्योंकि हम क्या रूल आउट करना चाहते हैं, कोई भी किसी तरह का कैंसर तो नहीं है। अगर कोई कैंसर है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसके लिए ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, अगर हमने टाइमली इन्वेस्टिगेशन की है। अगर किसी का पीरियड 6 महीने गैप हो गया तो पक्का इन्वेस्टिगेशन करनी है। कभी कभी प्री मेच्योर मेनोपॉज भी होता है, मैंने 30s में भी देखा है, 34-5 की एज पे भी कभी कभी पीरियड होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर मेनोपॉज। 40 पे भी बहुत सारे लोगों का बंद हो जाता है। बहुत सारी तरह से मेनोपॉज आता है। एक नेचुरल मेनोपॉज होता है, जब नेचुरली किसी भी साइकिल, किसी भी लेडी का पीरियड होना बंद हो जाता है, या कभी कभी हम ऑपरेट करते हैं, यूट्रस रिमूव कर देते हैं, तब भी बंद हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या आते हैं, जो कैसे किसी लेडी को पता लगेगा कि उसको मेनोपॉज का टाइम आ रहा है उसका। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अचानक से गर्मी लगने लगती है, भरी सर्दी का मौसम है और पसीना पसीना हो जाएंगे, किचन में काम करते करते अचानक से इतनी गर्मी लगने लगेगी, बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर होने लगती है कुछ लोगों को। किसी को कानों में गर्मी लगती है, किसी को पूरा अपर बॉडी में एकदम पसीना, हॉट फ्लश, स्वेटिंग, ये सब चीजें होने लगती हैं। किसी को पूरी बॉडी में रहता है ऐसे। एक सिम्टम हॉट फ्लैशेस हो गया। उसके बाद दूसरा, अगर हम कहते हैं मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब ये है कि अभी सब कुछ ठीक है, अभी नॉर्मल महसूस कर रहे हैं, और नॉर्मल महसूस करते करते अचानक से उनको लगने लगता है कि बहुत घबराहट हो गई, चिड़चिड़ापन बहुत हो जाएगा, बहुत परेशान, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ती है, गुस्सा आने लगता है बड़ी बड़ी किसी भी बात पे। और रात को कई बार ऐसे सोते सोते में पसीना, सोते सोते में नींद खुलती है और पता लगता है एकदम पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ है, तो नाइट स्वेट्स बोलते हैं। फिर
यूरिनरी कंप्लेंट होती है, उनको यूरिन इन्फेक्शंस बड़ी फ्रीक्वेंटली होने लगती हैं, उनको वेजाइनल ड्राइनेस होने लगती है। और इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मेमोरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, याद नहीं रहता, हम भूल गए, समझ नहीं आ रही चीजें, डिफिकल्टी हो रही है अंडरस्टैंडिंग में। हॉर्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस आ ही जाते हैं पूरी बॉडी पे, उसी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, दो हार्मोन्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो लेडीज के अंदर होते हैं, सबसे मेन होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन होता है। एक एफएसएच एलएच नाम से दूसरे और हार्मोन्स होते हैं। तो ये सभी हार्मोन्स के लेवल्स कम होने लगते हैं, और ईस्ट्रोजन जो है वो बेसिकली स्किन की ग्लो और यूथ मेंटेनेंस के काम आता है, उसके लिए ईस्ट्रोजन का रोल होता है। तो जब ये हार्मोन्स कम होने लगते हैं तो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, बोन्स बोन्स पे इम्पैक्ट आता है। और निशा म्यूट करना पड़ेगा, चलो हाँ ठीक है। सो जब बोन्स के ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है, स्किन पे इम्पैक्ट आता है, हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। आपने देखा है लेडीज को हार्ट अटैक कम होता है, क्यों कम होता है? कौन सा हार्मोन है, क्या चीज है जो उसे प्रोटेक्ट करती है? तो यही ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो लेडीज को हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब एक बार मेनोपॉज आ जाता है, 40, 45, 50 जिस भी एज पे आ रहा है, तो जो उनको एडिड प्रोटेक्शन मिली थी नेचर से, वो एडिड प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है। उसके बाद उनको भी हार्ट अटैक का उतना ही रिस्क होता है जैसे जितना किसी भी नॉर्मल आदमी को, मेल को होता है, तो वो उनको भी रहता है। फिर इसके अंदर और जो बोन की अभी मैंने बात की, बोन के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एकदम से नहीं आएगा, पता नहीं लगता एकदम से, लेकिन धीरे 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 बोन्स में से कैल्शियम की कमी होने लगती है, बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है और बोन्स वीक होने लगती हैं। तो दर्द रहने लगते हैं, जॉइंट्स में पेन रहने लगते हैं। वो एग्जैक्टली मेनोपॉज इज नॉट द कॉज, कॉज तो उसका है कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, या कुछ कुछ और चीजें, या हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे, जिसकी वजह से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो उस सब चीजों को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस करना जरूरी है, अपनी लाइफ को एक्टिव बना के रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, और बोन्स की प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जरूरी होने की वजह से क्यों है? क्योंकि जब मेनोपॉज आता है उसके बाद अगले 10 साल में बोन्स में से कैल्शियम बहुत स्पीड से कम होता है। आपने देखा होगा बहुत बार 70s की एज में, 80s में कई लोगों को फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, लेडीज को हिप जॉइंट का फ्रैक्चर होता है, हाइट कम होने लगती है, या कभी रिस्ट बोन जो है इसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे सबसे स्पीड से बोन डेंसिटी कम होने लगती है, तो यहाँ पे ये फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। और अब उसकी प्रोटेक्शन आप 70 साल की उम्र में सोचो कि हाँ अब हम कैल्शियम खा ले, ये कर लें, हाँ ठीक है कुछ फायदा करेगा, लेकिन एक्चुअल उसकी प्रोटेक्शन शुरू करनी है एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। 45 की एज है तो अब भी, या 47 की एज भी है तब भी मेनोपॉज की टाइम की ये बोन्स की प्रोटेक्शन करना बहुत बहुत जरूरी है। और एक और चीज है, लगभग 25 साल की उम्र तक बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, बोन्स की डेंसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन जब एज उसके बाद बस वो मेंटेनेंस पे चलती है, जितना कैल्शियम बोन से निकला उतना ही डाइट से या किसी चीज से अंदर जा सकता है, बोन से जो निकल रहा है वो रिप्लेस होता रहेगा, लेकिन उसकी डेंसिटी यानी कि उसकी कैल्शियम डिपोजिशन वो हम सोचें कि हम बढ़ा सकते हैं बाद में, वो नहीं होता, सिर्फ मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस का ये होता है कि ब्लड में कैल्शियम का एक लेवल मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर वो लेवल मेंटेन नहीं करता है, ब्लड कम हो गया, कैल्शियम खान डाइट में नहीं गया, दूध कम लिया या सप्लीमेंट्स कम लिए, तो हमारी बॉडी
बोन से कैल्शियम निकालती है और ब्लड के अंदर रखती है, रोटेशन में रहता है, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो धीरे धीरे बोन्स में से कैल्शियम कम होने लगता है। तो मेनोपॉज के टाइम पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि कैल्शियम प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे सूरज है, अभिषेक है, तो आप लोग तो अभी एज आप लोगों की कम है, लेकिन अगर आप अभी ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा इस तरह से कि बड़ी एज में आप अपनी वाइफ के लिए जब प्रोटेक्शन देनी होगी तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई अब 40 के हो गए हो, कैल्शियम का ध्यान देना शुरू करो। दूसरा, इससे भी इम्पोर्टेंट, आज के दिन आपकी मदर जो होंगी वो 45-50 की एज के करीब होंगी, तब आपने ध्यान देना है कि उनकी डाइट में और उनकी सप्लीमेंटेशन में कैल्शियम एडिक्वेट है या नहीं है। क्योंकि हम कितनी भी अच्छी डाइट ले लेते हैं, 500 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम उसमें नहीं जाता, और डेली की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इससे डबल से भी ज्यादा होती है मेनोपॉज की एज में, जो कि चाहिए। तो इसलिए सप्लीमेंटेशन हम एडवाइज करते हैं। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, जस्ट हाँ। तो अब फिर बोन्स के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, और एक और चीज की जरूरत जो है वो बोन्स के साथ में जो हमारे कैल्शियम के डिपोजिशन जो होना है, कैल्शियम के साथ में विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर विटामिन डी नहीं होता तो ब्लड में कैल्शियम रहेगा लेकिन वो बोन्स के अंदर जा नहीं पाता, बोन्स के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ पाता। तो हमें कैल्शियम का सप्लीमेंट देने का भी फायदा आधा रहता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है। और कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, क्या आप में से कोई शेयर कर सकता है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है खासतौर से मेनोपॉज की एज में? मैग्नीशियम चाहिए एंड फास्फोरस चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं। सो वो जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी हमें लेने चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी लेडी। सो ये बोन्स की जो सप्लीमेंटेशन है, बोन्स के लिए है सप्लीमेंटेशन, एक चीज है। दूसरा, एक्सरसाइज का बहुत रोल होता है। एक्सरसाइज जब करते हैं तो एक्सरसाइज से भी बोन्स की डेंसिटी बढ़ने लगती है। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। तो बोन्स की हेल्थ के लिए हमारे को ये सब चीजें जरूरी हैं, साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस, खास तौर से एक्सरसाइज, वॉकिंग, वॉकिंग बहुत जरूरी है। और मैंने अभी एक चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, आप लोगों ने अगर मेरा फेसबुक देखा है तो फेसबुक पे 21 डेज 21 फ्लोर्स बाय स्टेयर्स चैलेंज स्टार्ट किया है। क्योंकि मैं देख रही थी पिछले दिनों, मैं 5-6 साल से मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे है और मेरा ऊपर चढ़ना बिल्कुल नहीं हो पाता, स्टेयर से चढ़ने का काम बिल्कुल भी नहीं रहा। और हॉस्पिटल में भी जहाँ जाती हूँ सब जगह लिफ्ट्स एंड सब चीजें ऐसे ही मिलती है, तो चढ़ना उतरना बिल्कुल बंद था। तो मैंने अपने बोन्स की हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए आई स्टार्टेड दिस चैलेंज। आज डे 17 हो गया है मेरा, एंड इट इज नाउ पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस, कर पा रही हूँ मैं। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। कोई भी एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं अपनी बोन प्रोटेक्शन के लिए, सभी को करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रेस्ट करेंगे तो बोन्स ज्यादा अच्छी रहेंगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। हेल्थ, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, डाइट में कैल्शियम रिच फूड खा सकते हैं। जैसे कि सर्दी का मौसम है तो बाजरा, उसमें कैल्शियम अच्छा होता है, रागी में भी काफी अच्छे से कैल्शियम होता है। तो ये सब चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, जो इस एज में सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन करने में भी कुछ लोगों को परेशानी आती है कि डिजायर खत्म हो जाती है, लिबिडो खत्म हो जाती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेनोपॉज। तो उसके लिए भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है
तो दैट पर्सन शुड गो टू द कंसल्टेंट, टू द गायनेकोलॉजिस्ट इन द नियर बाय, एंड वहां जाके वो प्रिसाइज अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग. तो वो एग्जामिन करके क्या प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली उनको सपोर्ट किया जा सकता होता है. सो इस चीज के लिए आपको जाना हो सकता है. फिर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का एक रोल आता है सिम्टम रिलीफ के लिए या जो भी चीजें करेंगे. तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में बहुत सारी चीजें हैं. जैसे कि सबसे मेन तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं. सो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो हैं वो हम कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिव थेरेपी में बहुत सारी चीजें हैं. कोई भी थेरेपी, कोई भी पैथी, जैसे कि अगर कोई नेचुरोपैथी से कुछ सपोर्ट लेते हैं या आयुर्वेदिक में कुछ लेते हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी में तो हम सपोर्ट करते ही करते हैं. उसके सिवा मसाजेस करते हैं, कुछ भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं उनसे सपोर्ट मिल जाता है. अब हमने अभी तक जो बात की है वो बात की है डाइट, एक्सरसाइज एंड सप्लीमेंटेशन, ये 3 चीजों की बात की है. लेकिन एक और चीज है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कैन एनीबडी गेस कि इसके बाद और क्या चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है मीनोपॉज वाली एज में लेडीज के लिए, उनको मैनेज करने में? कोई बताना चाहेंगे या चैट में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. वो है माइंडसेट. माइंड में बड़ी परेशानी होती है. मैं ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस फेज, माइंड का एक अलग सा पैटर्न बन जाता है, बन गया था. मैं अपना बता सकती हूँ, एंड आई हैव सीन इट विद अदर. छोटी सी बात होती है जिसको पहले ऐसे ही इग्नोर कर देते थे, वो चीजें लूप की तरह दिमाग में घूमती रहती थी. मुझे लगने लगा मेरे दिमाग को क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आता था मैं छोटी छोटी चीजों को छोड़ क्यों नहीं पाती हूँ. अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है. मैंने नाउ आई एम आउट ऑफ दैट फेज. एक तो ये समझना है कि अगर कोशिश करते हैं तो मीनोपॉज के जो सिम्टम्स के फेजेस है वो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है, वो ट्रांजिएंट फेजेस है. आप जो भी एफर्ट्स करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, हेल्थ, मेडिटेशन, मेडिटेशन का बहुत रोल है. अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड शांत रहता है. और एक चीज ये समझना जरूरी है कि मेनोपॉज के सिम्टम्स का टाइम जो है वो ट्रांजिशन फेज होता है, वो परमानेंट नहीं होता. वो थोड़े टाइम के बाद बॉडी आपके कम हार्मोन्स के साथ एडजस्ट होने लगती है, और जब बॉडी एडजस्ट हो जाती है तो फिर इट इज ओके. मीनोपॉज में ज्यादा इसलिए होता है कि ये टाइम में हार्मोन्स कम हो रहे हैं, लेकिन जो कम होना है वो ऐसे स्मूथ कम नहीं होता हार्मोन. वो बीच बीच में ऐसे छोटी छोटी स्पाइक्स आ जाती हैं. जैसे मान लो पहले यहाँ था, फिर कम हो रहा है, अचानक से थोड़ी सी स्पाइक आ गई, कभी फिर थोड़ी सी स्पाइक आ गई. तो वो जो हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन ऐसे ऐसे हो रही है, उस फ्लक्चुएशन की वजह से सिम्टम्स या परेशानियां ज्यादा महसूस होती हैं. और इसी टाइम पे इन्हीं हार्मोनल के अप एंड डाउन होने की वजह से बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस आते हैं. तो अब एक चीज समझनी है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे बहुत फोकस करना चाहती हूँ. जब ज्यादातर जो लेडीज ये होती है 40s एंड 50s वाली लेडीज, उनके साथ उनके जो बच्चे होते हैं वो टीनेज बच्चे होते हैं. तो टीनेज बच्चे जब हैं वो बड़े हो रहे हैं, उनकी बॉडी में हार्मोन्स कम से धीरे धीरे ज्यादा होने लगे हैं. अभी उनके हार्मोन्स स्टेबल नहीं हुए, उनके हार्मोन्स भी ऐसे से फ्लक्चुएट करते करते बढ़ रहे हैं. तो उनके भी मूड स्विंग्स, उनके भी इमोशनल टेंट्रम्स बहुत सारे होते हैं. और इधर मदर के हार्मोन्स कम होने लगे हैं, तो मदर के भी अपने मूड स्विंग्स और अपने टेंट्रम्स बहुत सारे होने लगते हैं. तो कुल मिला के प्रॉब्लम ऐसे मतलब मुश्किल से हो जाती है सिचुएशन की, क्या करें, कैसे मैनेज करें. तो इसमें करना तो मैनेज करने का काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ों की ही है, क्योंकि छोटे बच्चे को उस टाइम आप समझा पाओगे ये बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर आपको खुद को अवेयरनेस है, जो मीनोपॉज से क्रॉस कर रहा है वो उसको अवेयरनेस है कि यस दिस इज बिकॉज ऑफ माई हार्मोन्स, आई एम गोइंग थ्रू दिस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ऑफ माई चाइल्ड, he or she is going through this phase,
तो लेट्स डू समथिंग, कुछ ध्यान देना है, लेट मी काम डाउन, कुछ भी अपने सब चीजें ध्यान करनी है। तो ये अगर आप अवेयर हैं इस चीज के लिए कि कैसे कर सकते हैं, सो यू कैन कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से कोप अप करने का तरीका आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेनोपॉज ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है हमारा तो, जैसे मान लो आप इस एज में हैं तो आपके घर के जो बड़ी बुजुर्ग लेडीज होंगी ना, वो कई बार ऐसा कहेंगी, अरे कुछ नहीं होता। जो आप आज के दिन 60 और 70s में आपको लोग मिलेंगे, अरे कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं, हमारा तो ऐसे ही बंद हो गया पीरियड, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इट इज ओके, इट हैपन्स विद फ्यू पीपल, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, ज्यादा कुछ सिम्टम्स उनको नहीं आते, लेकिन कुछ लोगों को सिम्टम्स आते हैं। जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए मुश्किल होती है, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। एक चीज तो ऐसी कंडीशन में सपोर्ट के लिए जाना जरूरी है, जाना चाहिए आपको, या आपकी आसपास में कोई भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो उसे डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज, एक रेगुलर हेल्थ चेकअप इज ऑलवेज एडवाइजेबल इन दिस एज। तो जो रेगुलर हेल्थ चेकअप को हम एडवाइस करते हैं उसमें 40 की एज के बाद ईयरली हेल्थ चेकअप तो इंडिकेटेड है, करवा लेना चाहिए कभी भी। वैसे आजकल तो हम उससे पहले भी अगर कोई पूछता है हमें करवाना है तो हम मना नहीं करते, साल में एक बार हेल्थ चेकअप के लिए इट इज एडवाइजेबल। एक साल में एक बार टेस्टिंग करवा लो, कोई प्रॉब्लम है तो बहुत शुरुआती स्टेज में ही पता लग जाती है। लेकिन मेनोपॉज के आसपास अगर पीरियड्स की इरेगुलरिटी शुरू हो गई है या कुछ भी परेशानी है तब तो डेफिनेटली करवाना है। अब ईयरली हेल्थ चेकअप वैसे तो कस्टमाइज करना पड़ता है हर पेशेंट के लिए, अलग अलग के लिए, हर क्लाइंट के लिए अलग अलग कस्टमाइज करना पड़ता है किसको किस चीज की जरूरत है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो रूटीन में रेगुलर में करनी है, जैसे कि ब्लड टेस्ट होने हैं वो हर साल करवा लेने चाहिए। अगर कोई ब्लड टेस्ट में प्रॉब्लम है तो सब मेडिसिन स्टार्ट करके बहुत फर्क पड़ जाता है। अल्ट्रासाउंड हर साल कर लेना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब रूटीन अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का करवा लो, उसके बाद उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस और रिक्वायर्ड हैं वो आप कर सकते हैं। कभी कभी हमें टीवीएस करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है आगे क्या क्या। फिर एक और टेस्ट है रूटीन टेस्ट, उसको सब लोग नोट कर लो अपना पेपर पेन पे, दैट इज मस्ट 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 मस्ट। और अपने आसपास के सभी लोगों को उसके लिए अवेयरनेस भी देनी चाहिए, एंड दैट इज पैप्समेयर। पैप्समेयर सभी के लिए करना जरूरी है, इट इज एडवाइजेबल बाय द गवर्नमेंट। हर लेडी को 21 साल के बाद, जो मैरिड लेडीज हैं या रिलेशन में हैं, उन सभी को आफ्टर 3 years ऑफ मैरिज दे शुड गेट पैप्समेयर एवरी 3 years। पहले हम हर साल करते थे पर अब गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, तो अभी जो करना है वो हर 3 साल के बाद पैप्समेयर करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए पैप्समेयर, तरुण आपको तो पता है, बाकी लोग के लिए जो हमारी बॉडी में कुछ तरह के कैंसर्स बनते हैं, वो जो कैंसर्स होते हैं उन कैंसर्स की स्टेज 1 2 3 4 होती है। लेकिन एक कैंसर ऐसा होता है जिसकी स्टेज 0 भी होती है। कैंसर की शुरुआत का स्टेज 0, तो अगर स्टेज 0 पे डायग्नोज करना है उससे तो उसके लिए पैप्समेयर करना होता है। और पैप्समेयर की इंडिकेशन में कई बार ऐसा होता है कि किसको स्पेशली ज्यादा जरूरी करना है। वैसे तो सबको करना है, लेकिन आपने किया, किसी ने करवा लिया, अभी इस साल करवा लिया, अगले साल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो किन प्रॉब्लम्स को आपने समझना है कि वो इंडिकेशन है पैप्समेयर की। जैसे कि 2 बार पीरियड के बीच में स्पॉटिंग होने लगे, या रिलेशनशिप के बाद में स्पॉटिंग होने लगे, या बहुत खराब फाउल डिस्चार्ज हो, या कोई परेशानी हो, तो ऐसा कुछ भी है तब भी आप पैप्समेयर करवा लें। क्योंकि पैप्समेयर करवाना इट इज अ कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है, एक रूटीन चेकअप है, जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन करते हैं हम उसी तरह से आप चेक करते हैं। लेकिन जो
ट्रीटमेंट है, सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है अगर हम उसे अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लें। और ये एक बहुत 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 कॉमन कैंसर है हमारे देश में। हर साल लाखों लेडीज सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो जाती है। मैंने इसका इंसिडेंस अभी रिसेंटली देखा नहीं है, एक मिनट में आपको बताती हूँ। इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल, या फिर तरुण आप भी देख के बता सकते हो मुझे। इन इंडिया 1.25 लाख कैंसर इंडिया में डायग्नोज हुए 2023 में, और 70,000 लेडीज की डेथ हुई है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो इतना कॉमन है कि बहुत सारे लोगों को होता है। बाकी मेरे हिसाब से इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये इंसिडेंस कम दिखा रहा है, बट ठीक है, लेट्स ओके, इट्स ओके अगर इतना भी है तो, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बहुत फाइंड आउट नहीं किया था। तो इसकी प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन करने के लिए बहुत आसान है कि पैप स्मीयर करवाएं। और एक चीज और मैं यहाँ साथ के साथ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, आजकल सर्वाइकल कैंसर की प्रोटेक्शन के लिए एक वैक्सीनेशन दिया जाता है HPV के लिए, और वो वैक्सीनेशन लगने की एज, देखो कैंसर होगा 40, 50, 35, 40, 50, 60 किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन का जो वैक्सीन लगेगा गर्ल्स को लगता है वो 13 इयर्स की एज से शुरू होकर 26 साल की एज तक के बीच में वो वैक्सीन लग जाना चाहिए, सर्वाइकल कैंसर की प्रोटेक्शन के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज है जो बहुत बाद में होने वाली है, उसकी प्रोटेक्शन जो करनी है वो प्रोटेक्शन पहले ही करनी पड़ेगी, उसका ध्यान पहले ही देना पड़ेगा, तभी उससे हम टाइमली सेफ रह सकते हैं। एंड उसके बाद जो एक और चीज है, अगर कैंसर प्रोटेक्शन के लिए इंजेक्शन लगा दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पैप स्मीयर नहीं करना, पैप स्मीयर सभी को करना है। और यहाँ पे अभी सेशन में जो जो लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स आप सभी लोग अपना अपना पैप स्मीयर जरूर करवा लें, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, या बाद में भी अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो आप लोग अपना पैप स्मीयर जरूर करवा लें। अगर आप पैप स्मीयर करवा लेते हैं तो इस सेशन को अटेंड करना आपके लिए वर्थ हो जाता है। फिर उसके बाद जो अब बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं मीनोपॉज से रिलेटेड, कि मीनोपॉज होगा तो ये होगा नहीं होगा क्या है। सो नाउ आई इनवाइट द क्वेश्चंस, आपको जो भी क्वेश्चन पूछते हैं आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हम अकॉर्डिंगली आगे फिर चलते हैं। सो यू कैन आइदर रेज योर, बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो वेट बढ़ना इज नॉट बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, वो एज बढ़ने के साथ जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से सेम डाइट और सेम एक्सरसाइज स्टाइल के साथ हम उनका वेट बढ़ने लगता है। पूजा इतनी लेट आई हो, हम खत्म कर रहे हैं सेशन। अभी कोई डाउट है तो पूजा आप पूछ सकते हो, हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। बाय बाय। हाँ बोलो। इसमें एक ऐड में पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम्स भी बताई गई थी। किसके लिए, किसको बताई गई थी? मेनोपॉज की एक ऐड है, उसमें वो पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम बोल रहा है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू पेल्विक मेनोपॉज। अगर पेल्विस में फ्लूइड है, पाउच ऑफ डगलस में कभी कभी फ्लूइड आ जाता है, बट मेनोपॉज इज नॉट द कॉज ऑफ दैट फ्लूइड। सम टाइप ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन इज मे बी देयर, वो किसी भी एज में हो सकती है, देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दैट, बट मेनोपॉज की वजह से फ्लूइड आ जाएगा, इट इज नॉट देयर।
और इनकंसिस्टेंसी ऑफ यूरिन का कोई रीजन, कोई एसोसिएशन कर सकते हैं? हाँ, वो कभी कभी होता है, क्योंकि यूरिथ्रा जो होता है, यूरिन का जो पैसेज होता है, जो आगे का पार्ट है यूरिन का, दैट इज वो लगभग 4 सेंटीमीटर की एक टनल होती है वो। और ब्लैडर का जो पार्ट है, ये सब चीजों में ईस्ट्रोजन से रिलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। जब ईस्ट्रोजन से रिलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं तो वो फंक्शनिंग बेटर रहती है। तो अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम आने की प्रॉब्लम आ जाती है। यूरिन इन्फेक्शन काफी कॉमन हो जाता है कुछ लोगों को। रिकरेंट यूटीआई भी कई बार होता है। रिकरेंट यूटीआई अगर हो रहा है तो हमें उसके लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देनी पड़ती है कई बार, जब अगर रिकरेंट यूटीआई की किसी को परेशानी है तो। इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, रिकरेंट यूटीआई। और डायबिटिक भी नॉर्मली जो फैमिली हिस्ट्रीज है डायबिटीज की, उस टाइम पे लोग डायबिटिक भी डायग्नोज होते हैं। डायबिटीज की वजह से यूरिन इन्फेक्शन ना होने के बावजूद भी आपका यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। हो सकता है अब आप क्योंकि नर्व्स मेनोपॉज की वजह नर्व्स से पर कहोगे, इम्पेक्ट होगा। तो आप इसको मेनोपॉज की वजह से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाओगे, या पहले डायबिटीज को कंट्रोल डायबिटीज कर? की वजह से यूरिन में अगर इन्फेक्शन है तो पहले इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल होने से ठीक हो गया तो हो गया। बट और इन्फेक्शन नहीं है, पैच सेल्स वगैरह, टीएलसी डीएलसी नॉर्मल आ रहा है। तो अगर इतना ज्यादा है तो वो कस्टमाइज ट्रीटमेंट पूरी पेशेंट की सब चीजें, यूरिनरी फ्लो की स्टडीज करते हैं, यूरोफ्लोमेट्रीज होती हैं और भी स्टडीज करते हैं, वो सब चीजें कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। कस्टमाइज करके चलना कस्टमाइज्ड रहेगा। वो है। जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट में ये सब चीजें नहीं हो सकती कि ये है और ये है और ये है, तो वो कस्टमाइज्ड पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो क्या मेनोपॉज का कोई इक्विवेलेंट मेल्स में भी होता है? हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, एंड्रोपॉज बोलते हैं उसको। तो क्योंकि उनकी भी थोड़ी सी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी शुरू होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा मीनोपॉज एक बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फेज है। अभी पीरियड आ रहा था, अब पीरियड नहीं आ रहा। एंड्रोपॉज में ऐसा कोई एक दिन एब्रप्ट सिग्निफिकेंट नहीं होता। और मीनोपॉज में पीरियड आ रहा था फिर बंद हो गया, तो लोग सोचते हैं कि अब प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती कभी भी। ऐसा नहीं है। मीनोपॉज के बाद भी एक साल तक तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि कभी बाय चांस फॉलिकल बन जाता है, कभी ये हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि मीनोपॉज हो गया, मीनोपॉज के बाद अब किसी लेडी को चाहिए मुझे तो प्रेगनेंसी चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, तो भी हमने प्रेगनेंसीज देखी हैं। आई हैव सीन देम एंड मैनेज देम। इवन मैंने जो एक किया है, जो मैंने हाईएस्ट स्टेज पे किया, मैंने 54 इयर्स की लेडी का सिजेरियन किया है, बिकॉज आईवीएफ से उसकी प्रेगनेंसी हुई थी। एंड हमारे हॉस्पिटल में जो मेरे सामने हुआ है, एक 63 की एज पे भी एक सिजेरियन हुआ है। बट ये कुछ साल पुरानी बातें हैं, आज के दिन ये नहीं होता है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे इसके रूल्स बन गए हैं। मीनोपॉज या बिना मीनोपॉज की जो प्रेगनेंसी है, विद द हेल्प ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन सब से 50 इयर्स के बाद इट इज नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट में बहुत सारे रूल्स आ गए हैं। तो जो फीमेल्स में, हम फीमेल्स में कैल्शियम का डेफिशिएंसी देखा गया है मेनोपॉज से, वो एंड्रोपॉज में भी कुछ है क्या उसका इतना हार्मोनल? ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि उनमें एंड्रोजन होता है एंड एंड्रोजन टेक्स केयर्स ऑफ दैट। उनका इतना कम, इतना नहीं होता। लेकिन हाँ, जब एज काफी ज्यादा हो जाएगी, 65-70 ऐसा कुछ होगा तो फर्क पड़ता होगा। ऑल्दो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि कितनी एज में उनकी कम हो रही है, लेकिन एब्रप्ट ट्रांजिशन नहीं है तो एब्रप्ट ऐसी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती।
इसमें विटामिन ई का कितना रोल रहेगा? विटामिन ई, जिंक, जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान में जितना भी। नॉर्मल। तो प्री मेनोपॉज जो फेस रहेगा हमारा 1 ईयर का या ज्यादा जिसका भी, उसमें आप सिर्फ एज के बेसिस पे और टेस्ट के बेसिस पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना? क्या चीज? नॉर्मल लाइफ ये मूड स्विंग्स वगैरह किस वजह से है? हाँ, सिम्टम्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल पर्सन बिना गायनेकोलॉजिस्ट को मिले या बिना किसी प्रोफेशनल को मिले अपने आप नहीं बता सकता कि उसके मूड स्विंग्स पेरीमेनोपॉजल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। और मूड स्विंग्स तो अगर आदत है गुस्सा करने की, चिड़चिड़ाने की बचपन से, मतलब या एडल्ट एज से, तो उनको ज्यादा होते हैं। जिसकी बेसिक नेचर में थोड़ा सा पीसफुल और शांति वाली नेचर है, उसको थोड़ा सा कम होंगे। वो जो भी नेचुरल कंडीशन है उसको थोड़ा सा एग्रेवेट कर देंगे, अनटिल अनलेस मैनेज्ड केयरफुली। अगर किसी को बिल्कुल नहीं होते तो उसको कंपैरेटिवली कम होंगे। किसी को रूटीन में ही ज्यादा होते हैं, 30s में ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ कर रहे हैं, घबराहट हो रही है, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको उस टाइम पे और बढ़ जाएंगे। थैंक यू, आपका सेशन इतना इनलाइटिंग था। थैंक यू एक इतना अच्छा सेशन थैंक करने यू के लिए। सो मच।